गन्स, सूट्स, सिगार और वो फेमस डायलॉग। I'm gonna make him an offer he can't refuse. और किसी ने गलती से रिफ्यूज भी कर दिया तो अगले दिन बिस्तर पे कटा हुआ घोड़ा नहीं कुछ और मिलेगा। हर जॉनर का एक हीरो होता है और माफिया मूवीज का एक गॉडफादर। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या माफिया मूवीज गोली, गाली और गांजा फूकने तक ही सीमित है या फिर प्याज की तरह लेयर से भरी हुई है? और आज हम इसी चीज को एक्सप्लोर करेंगे एवोल्यूशन ऑफ माफिया मूवीज के अंदर, या फिर बोलूं गुंडाई का ग्रेजुएशन। भोले और मासूम से सिनेमा को हरामी बनाने की शुरुआत हुई थी 1930 से, जहां लोग चार्ली चैपलिन और शेक्सपियर की कहानियां मूवीज के अंदर देख के एंजॉय कर रहे थे। वहीं लिटिल सीजर, पब्लिक एनिमीज और स्कारफेस जैसी मूवीज के अंदर उनको पहली बार एंटी हीरो देखने को मिला जो रूल्स को ब्रेक करता है, गलत काम करता है पर अपने चार्म से सबका दिल जीत लेता है। ए भाई क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। स्कारफेस तो 1983 में आई थी, इतना सिनेमा तो हमने भी देखा है। अरे भाई वो रीमेक थी, ओरिजिनल आई थी 1932 में। और इस मूवी में हमें दिखाया गया गैंगस्टर का पावर, मीडिया का इन्फ्लुएंस और वायलेंस का फर्स्ट कट, जिनको देख के ऑडियंस को एक पल को लगने लगा कि छोड़ो यार ये सब जॉब वॉब, हम भी टॉमी गन उठा लेते हैं। क्योंकि इन मूवीज के अंदर क्राइम और एक्ट जो हो रहे थे वो गलत होने के बावजूद भी इतने करिश्मेटिक लग रहे थे ऑडियंस को कि लोगों को गैंगस्टर बनना अच्छा लगने लगा। बस एक गोल चाहिए और एक भरी हुई बंदूक, बस। और ऑडियंस के इसी बिहेवियर को देखते हुए अमेरिकी सरकार, जो अपनी मूवीज के अंदर फ्रीडम देने के लिए जानी ही जाती है, उन्होंने पहली बार हेज कोड अप्लाई किया, जिसके तहत आपको जितनी गैंगस्टर मूवी या माफिया मूवीज बनानी है आप बिंदास बनाओ, पर मूवी के एंड में जो गैंगस्टर या फिर आपका मेन लीड है उसको हारा हुआ या फिर गंदी तरह से मरता हुआ आपको दिखाना पड़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर को जीतते हुए दिखाना पड़ेगा। ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई किए गए 1934 में, और 1968 तक जितनी भी माफिया मूवीज बनी उन सभी को एक कोड फॉलो करना पड़ता था। हेज कोड के हटने के बाद 4 साल के बाद एक ऐसी मूवी आई जिसने ना सिर्फ इस जॉनर को बल्कि पूरे वर्ल्ड सिनेमा को एक माइलस्टोन दिया, और ये मूवी थी द गॉडफादर, जिसके बारे में बात किए बिना ये वीडियो बना पाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि इट वाजंट जस्ट अ फिल्म फॉर सिनेफाइल्स लाइक मी, इट वाज एन इमोशन, एक सिनेमैटिक रिलीजन बोल सकते हो आप इसको। ओम वीटो कॉर्लियोने नुमा। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने दिखाया कि गैंगस्टर भी एक फैमिली मैन होता है। डॉन कॉर्लियोने इस मूवी के अंदर कोई विलन नहीं था, बल्कि उसको एक चलता फिरता लॉयल्टी का प्योरेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं, जिसके डायलॉग्स ऐसे थे कि पॉलिटिशियंस भी उसकी कॉपी करते हैं। कोपोला होता है या कोपला होता है, गोरे लोग कौन सा अपना नाम सही ले लेते हैं। हमने कभी कंप्लेन की? डॉन कॉर्लियोन ने एक गैंगस्टर को क्लासी, कॉम्प्लेक्स और ट्रेजिक फिगर बनाया, जहाँ पे इस मूवी की थीम सिर्फ और सिर्फ क्राइम नहीं थी, बल्कि ये पूरी की पूरी एक थीसिस है कि एक फैमिली बिजनेस को किस तरह से रन किया जाना चाहिए। डॉन कॉर्लियोन सॉफ्ट स्पोकन था और उसका पावर फुल वॉल्यूम पे था, जिसकी फैमिली उसके लिए श्राप भी थी और वरदान भी, और उसका बोला हुआ हर डायलॉग प्योर लिटरेचर। एंड ऑन अ साइड नोट, अगर आपको ये मूवी पसंद है मेरी तरह, तो आप द ऑफर नाम की एक लिमिटेड सीरीज देख सकते हो, जिसके अंदर ये मूवी किस तरह से बनी, उसके बिहाइंड द सीन्स क्या क्या कॉम्प्लिकेशन चल रही थी, ये सभी चीजें आपको बहुत ही क्लासी वे में दिखाई गई है, और ये हिंदी में भी अवेलेबल है। और 80s में आया कोक, केओस और प्योर कॉन्फिडेंस के साथ टॉनी मोंटेना, जो क्यूबा का एक ऐसा क्रिमिनल था जिसको पैक्ड एंड शिप करके भेज दिया गया था अमेरिका, ताकि वो अमेरिकन ड्रीम को जी सके। एंड मैन ओ मैन, ही लिव्ड दैट ड्रीम टू द फुलेस्ट। 1983 में आई स्कारफेस की रीमेक ने गैंगस्टर को एक पॉप कल्चर आइकन बना दिया, और रियल लाइफ गैंगस्टर्स को दिए कुछ कैच फ्रेजेस, जैसे कि भाई का छोटा था क्या, अबे वो अपनी गन की बात कर रहा था, लिटरल गन की। ये मूवी लाउड थी, फ्लैशी थी और फुल ऑन अमेरिकन ड्रीम टर्न नाइटमेयर। जहाँ पे इससे पहले आई मूवीज की तरह ये बिल्कुल भी सटल नहीं थी, जहाँ पे इससे पहले जो गैंगस्टर का रिप्रेजेंटेशन होता था उसको एमटीवी के साथ मानो मर्ज करके बनाया गया हो, इस तरह का इसका प्रेजेंटेशन था, जो कि ऑडियंस को काफी पसंद आया। वायलेंस लाउड, सूट्स शाइनी एंड द एम्बिशन अनलिमिटेड। जहाँ इसमें दिखाया गया अपना टॉनी मोंटेना जो है वो ना सिर्फ सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ता है, पर चढ़ने के बाद उसी सीढ़ी को बम से उड़ा भी देता है। और स्कारफेस और गॉडफादर ही वो मूवीज थी जिसमें से बहुत से पैरेलल्स आपको देखने को मिलते हैं वास्तव में, जिसके अंदर अपने रघु भाई की कहानी बताई गई है। देन केम द किंग ऑफ द जॉनर, मार्टिन स्कॉर्सेज़े, जिन्होंने माफिया को एक ग्राउंड लेवल से दिखाना शुरू किया बिना किसी मेकअप या मर्सी के। मीन स्ट्रीट, गुडफेलास, कैसीनो, आयरिशमैन, इन सभी मूवीज को अगर आप आपस में देखो तो ये गैंगस्टर बनने का एक पूरा सिलेबस आपके सामने रखती है, जहाँ पे मीन स्ट्रीट फोकस करती है कैरेक्टर्स की मैस्कुलिनिटी और पावर्स के ऊपर, पर इसके बाद मार्टिन स्कॉर्सेज़े ने बोला इनफ स्टाइल, नाउ लेट्स शो द मैस। और उन्होंने 3 ऐसी मूवीज बनाई जो ना सिर्फ रियल लाइफ इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, बल्कि लोगों को डराने वाले गैंगस्टर्स के मन में भी कितना खौफ होता है उसको भी आपके सामने रखती है। जहाँ गुडफेलास
गॉडफेलर्स आपके सामने रखती है गैंगस्टर की असली रियलिटी। नो ग्लोरी, जस्ट पैरानोया एंड अनपेड टैक्सेस, एंड विद फास्ट मनी कम्स फास्टर डाउनफॉल। वहीं कैसीनो फोकस करती है, वेल नाम में ही पता चल गया है, माफिया के लास वेगस कनेक्शन के बारे में। और इस मूवी में गैंगस्टर्स की डिजायर के बारे में बात की गई है, जहाँ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं who had the world but still they managed to match that, सिर्फ और सिर्फ उनके डिजायर की वजह से। और लास्ट में जब आयरिशमैन आई तब तो मानो उन्होंने पूरी गैंगस्टर की लाइफ आपके सामने रख दी हो, जहाँ पे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, यहाँ तक कि रिटायरमेंट और क्राइम का पेंशन क्या होता है वो भी आपको पता चल जाता है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि आयरिशमैन मेरे लिए थोड़ी सी खींची हुई फील होती है, बट कहानी वर्थ इट है। जहाँ अब तक मूवीज इटालियन माफिया और अमेरिका के गैंगस्टर्स के ऊपर बन रही थी, वहीं पे आते हैं गाय रिची, जिन्होंने लंदन के माफिया सीन को हमारे सामने रखा, पर एक डार्क ह्यूमर के साथ, जहाँ उनकी मूवी स्नैच, लॉक, स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स, रॉक एंड रोला, द जेंटलमैन जैसी कई मूवीज उन्होंने बनाई, जहाँ पे माफिया तो है पर एक ऐसी कहानी भी है जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, आपस में कंफ्यूजन है, डार्क ह्यूमर है और नॉन लीनियर स्टोरी लाइन है और सॉलिड एडिटिंग स्टाइल। इन्हीं सब रीजंस के चलते इनकी जो मूवीज है वो आउटस्टैंड कर जाती है बाकी सारी मूवीज से। और ना सिर्फ मूवीज पर जेंटलमैन और मॉबलैंड जैसी सीरीज भी ये बना चुके हैं इसी जॉनर के अंदर, जिनको आप डेफिनेटली चेकआउट करना चाहोगे। और गाय रिची ही वही बंदे हैं जिन्होंने माफिया के जॉनर के अंदर अपनी एक सेपरेट वर्ल्ड बिल्डिंग की है, जो कि आपको उनकी बहुत सी मूवीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ऐसा ही यूनिक फ्लेवर देखने को मिलता है क्विंटिन टेरेंटिनो की मूवीज में, पर उनकी मूवीज ज्यादा फोकस करती है वायलेंस और कन्वर्जेशन के ऊपर, और माफिया जॉनर को काफी कम ही टच किया गया है। वरना क्विंटिन टेरेंटिनो की मूवीज के ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, इतना डिटेलिंग उनकी मूवीज के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और फाइनली अब बात करते हैं अपने बॉलीवुड की, जहाँ गैंगस्टर्स जो हैं वो बहुत पहले से ही घूम रहे हैं। आई मीन मूवीज में, फ्रॉम दीवार टू वास्तव टू सत्या टू कंपनी एंड देन गैंग्स ऑफ वसीपुर, ये सारी ऐसी मूवीज है जिन्होंने गैंगस्टर जॉनर को शेप किया है ओवर द इयर्स। जिसको अमिताभ बच्चन ने डॉन और दीवार जैसी मूवीज से शुरू किया, कमल हसन ने नायगन से, रजनीकांत ने थी और बादशाह जैसी मूवीज से कैरी किया, और राम गोपाल वर्मा और अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर्स ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। पर पूरे बॉलीवुड में मेरा फेवरेट गैंगस्टर अगर कोई रहा है तो वो है पंकज कपूर का जहांगीर खान AKA अब्बा जी, जिनको बहुत ही अंडररेटेड मूवी के अंदर आपने देखा होगा, जिसका नाम है मकबूल। और इस मूवी में उनका जो पोर्ट्रेयल है वो काफी शानदार है, स्पेशली ये डायलॉग, मैं पान नहीं खाता। गिलौरी खाया करो गुलफाम, जबान काबू में रहती। अनुराग कश्यप ने गैंग्स ऑफ वासीपुर में गैंग वॉर को लेगेसी और सटायर के साथ मिक्स किया, वह टेरेंटिनो वाइब्स मीट्स बिहारी गैंगस्टर। और किसी भी जॉनर के अंदर डीप में उतरना हो तो सीरीज से अच्छा और क्या हो सकता है। आज माफिया या गैंगस्टर सिर्फ स्क्रीन पे ही नहीं पर स्ट्रीमिंग एप्स पे भी वसूली भाई बन के बैठा है, जहां सोप्रानोस, नार्कोस, पीकी ब्लाइंडर्स, ओजार्क, ब्रेकिंग बैड, इवन सेक्रेट गेम्स और मिर्जापुर भी टाइम टाइम पे अपना हफ्ता वसूल करने आ जाते हैं। क्योंकि ये सीरीज है तो इन डेप्थ कैरेक्टर्स को आप दिखा सकते हो, अपने वर्ल्ड को शो कर सकते हो। और इन सभी सीरीज की खास बात है कि इन सभी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स को ऐड किया गया है माफिया जॉनर के साथ, जैसे नार्कोस, पाब्लो एस्कोबार का बिजनेस स्कूल, पीकी ब्लाइंडर्स, कोर्ट्स, स्लो मोशन और रेजर ब्लेड फैशन, द सोप्रानोस, माफिया मीट्स मेंटल हेल्थ, ओजार्क, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ पेरेंटिंग टिप्स फ्री, मिर्जापुर, देसी डॉन मीट्स मीम कल्चर। And now the real question, why do people love these movies? Because they broke the rules, which we can't. They are bad but charismatic. They fight for loyalty, power and sometimes इज्जत के लिए। और इसीलिए लोग इतने ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो लोगों के उन इमोशन को स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं जो सोसाइटी या चार लोग क्या कहेंगे के डर से अपने अंदर दबा के रखते हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न भी है कि फैजल खान जब रामाधीर के ऊपर एक के बाद एक गोलियां दाग रहा होता है तो उसे देख के हम व्यूअर्स सुकून महसूस करते हैं कि चलो भाई मार दिया साले को। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि हमको रैग्स टू रिचेस की कहानी देखना पसंद है, जहाँ पे एक कैरेक्टर को सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते हुए धीरे धीरे दिखाया जाता है और फिर एंडिंग में उसका डाउनफॉल भी हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरह की कहानियां लोगों को काफी पसंद आती है। और अगर आपको भी माफिया मूवीज का क्राइम, क्लास और सिनेमा का कॉम्बो पसंद है तो अपनी फेवरेट मूवी कौन सी है ये कमेंट्स में शेयर कर देना। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।